हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल अपने इसरो एचडीएससी सार के 29 अप्रैल 2018 के क्वेश्चन पेपर के 20 क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। आज पूरा पेपर कंप्लीट कर देंगे। 50 क्वेश्चन है टोटल, आज 30 करेंगे। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। और क्वेश्चन में कोई क्वेरी रह जाए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। वहाँ से एक वीक के पीछे एक वीडियो बना देंगे, जिसके कारण जितनी भी क्वेरी होगी उनको सोल्व करेंगे। ओके, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। आईटी और डिप्लोमा संबंधित इलेक्ट्रिकल के जितने भी हैं सबको तैयारी करवाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। आज 21 नंबर क्वेश्चन है। मोटर की गति शून्य लोड पर 1100 आरपीएम से रेट किया गया है और रेट और फुल लोड पर है 1050 आरपीएम तक घटती है, तो मोटर की गति नियंत्रण है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं अपने। इसके अंदर स्पीड रेगुलेशन इज इक्वल टू स्पीड रेगुलेशन, और इसके अंदर नो लोड पर गति माइनस फुल लोड पर गति अपॉन में फुल लोड पर गति गुणा 100। स्पीड रेगुलेशन है वो परसेंटेज में आएगा। नो लोड पर स्पीड अपने 1100 है, फुल लोड पर है 1050, तो डिफरेंस आ गया माइनस किया तो 50 अपॉन में 1050, 0 से 0 गया, 5 से काटा 1 और अपॉन में 21, तो 5 से कम आएगा, यानी कि इसका आंसर बनता है 4.76%। और अपने ट्रांसफार्मर के अंदर अगर देखें वोल्टेज रेगुलेशन का, तो उसके अंदर अपने पास फॉर्मूला बनता है। यही सेम सिस्टम है, उस टाइम वोल्टेज को लेते हैं, तो ट्रांसफार्मर में बनता है अपने पास वोल्टेज रेगुलेशन का वी आर इज इक्वल्स टू नो लोड पर वोल्टेज माइनस फुल लोड पर वोल्टेज अपॉन में फुल लोड पर वोल्टेज गुणा 100। परसेंटेज में वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। ठीक है, और ट्रांसफार्मर के अंदर अगर वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आपने लगाएं, शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग की है उसके दौरान अपने पास वोल्टेज धारा रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्टिंग करते हैं, उसके दौरान फॉर्मूला यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। धारा आई ब्रैकेट में आर कोस फाई प्लस माइनस एक्स साइन फाई अपॉन में वोल्टेज गुना 100। धारा इसके अंदर धारा आ गई, आर रेजिस्टेंस, कोस फाई पावर फैक्टर का मान, एक्स रिएक्टेंस और साइन फाई का मान कोस फाई होगा तो ज्ञात कर ही लेंगे। कैसे कहोगे, कैसे? एक इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के तुल्य है। ओके, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इधर से अपने स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा सामने। साइन इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इधर से स्क्वायर हटाई तो इधर आपने अंडर रूट लग गया। ओके, एक अपने देख लेते हैं आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो अपने पास इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट कोस फाई, ये ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन के काफी फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस एक्स इक्विवेलेंट साइन फाई। ओके, परसेंटेज में ज्ञात करना है तो गुणा 100 से कर दो। इस क्वेश्चन में अपने को उत्तर मिला है
4.76%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान प्रयोजन हेतु मानक वायर फ्यूज के बदले एचआरसी फ्यूज को बेहतर क्यों माना जाता है? एचआरसी फ्यूज का एक तो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो काफी कम होता है, यानी कि वह न्यूनतम करंट जिसके ऊपर फ्यूज हो गया एलिमेंट यानी कि उड़ गया और रेटेड करंट कितना था, इसका अनुपात जो होता है फ्यूजिंग फैक्टर होता है। और एचआरसी फ्यूज के लिए होता है 1.1, जबकि किटकैट फ्यूज आ गया तो उसके लिए 1.5 से लेकर 2.0 के मध्य, और कार्ट्रिज प्रकार का जो फ्यूज रहता है उसके लिए 1.45 फ्यूजिंग फैक्टर का मान यूज में लेते हैं। और फ्यूजिंग फैक्टर का मान यूज में लेते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सेफ्टी इंटरप्शन शॉर्ट सर्किट करंट, सुरक्षात्मक शॉर्ट सर्किट करंट हेतु। ओके, फ्यूज को यूज में लेते हैं ज्यादातर शॉर्ट सर्किट के लिए, और थर्मल प्रोटेक्शन रिले वगैरह हो गई उनको यूज में लेते हैं ओवर लोड के लिए। और थर्मल प्रोटेक्शन रिले को अपने बिल रिले भी कहते हैं, क्योंकि हेवी लोड फ्लो करने के बाद भी थोड़ा टाइम लेती है वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन है 3.7 किलोवाट 5 HP 1400 RPM कृषि पंप मोटर में सुधार हेतु लगभग 0.95 लेग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए केवीआर लगभग खालिस्तान संधारित्र क्या है? तो इसके अंदर अपने पास क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है, शायद तक इसमें पावर फैक्टर होगा अपने पास 0.75, ये पावर फैक्टर है पहले ही, और इसको लेके जाना है 0.95 तक। और कैपेसिटर के मान जो अपने दर्शाते हैं वो केवीआर VAR के अंदर दर्शाते हैं। तो 0.75 कृषि पंप मोटर का पावर फैक्टर है, इसको 0.95 तक लेके जाना है। तो पावर फैक्टर का मान ज्ञात ही अपने पास 0.75, तो साइन फाई की वैल्यू चाहिए अपने को पहले। ये पावर फैक्टर 1 मान लेते हैं, कोस फाई 1, और ये 2 है कोस फाई। कोस फाई 1 है तो इसे अपने को चाहिए साइन फाई की वैल्यू। साइन फाई इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर कितना है 0.75, 0.66। ओके, इसका देख लेते हैं 0.95, तो ये साइन फाई 1 है। साइन फाई 2 के लिए देखें तो इसके लिए साइन फाई 2 का मान बनता है 3.1। अब अपने को मान ज्ञात करना है टेन फाई का। टेन फाई का वैल्यू क्या होती है? टेन फाई इज इक्वल टू लाल बटा काका, वो काफी बार पढ़ा होगा आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो टेन फाई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए साइन अपन में कोस फाई। साइन फाई की वैल्यू है 0.66 अपन में साइन फाई की वैल्यू 0.75 कोस फाई। टेन फाई की वैल्यू बनती है 1 के लिए 0.88, टेन फाई 2 के लिए क्या वैल्यू बनेगी 0.31 अपॉन में 0.95, 0.32। ओके, इसके लिए फॉर्मूला रहता है किलोवाट ब्रैकेट में टेन फाई 1 या 2 मान लो माइनस टेन फाई 2। तो वैल्यू लगाते हैं, किलोवाट है 3.7, ब्रैकेट में टेन फाई 1 0.88 माइनस टेन फाई 2 आ गया 0.32,
इज इक्वल्स टू, ज्ञात करो मान क्या आ रहा है, 3.7 ब्रैकेट में 0.88 माइनस 0.32 2.0 kVAR। इसी तरह से घर में अगर पावर फैक्टर काफ़ी लेगिंग है तो उसको सुधार कर लो इसी प्रकार से कैपेसिटर की वैल्यू ज्ञात करके। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से खालिस्तान विद्युत ट्रांसफार्मर की प्लेट पर नहीं दिखता, क्या नहीं दिखता? क्या वेक्टर ग्रुप नहीं दिखेगा, या ड्यूटी साइकिल, इंसुलेशन क्लास, या फ्रेम साइज? वेक्टर ग्रुप रहेगा, कितने डिग्री से लेग कर रहा है या लीड कर रहा है जो भी है। ओके, ड्यूटी साइकिल भी शो करेगा, इंसुलेशन क्या है, कितना टेम्परेचर सहन कर पाएगा होगा, लेकिन फ्रेम साइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, फ्रेम साइज ट्रांसफार्मर की प्लेट पर नहीं रहता। और ट्रांसफार्मर के अंदर नो लोड टेस्टिंग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। नो लोड टेस्टिंग के लिए सबसे पहले लगाते हैं अपने ये है ऑटो ट्रांसफार्मर, वाट मीटर, एम्पियर मीटर। ओके, और ये ऊपर से एड नहीं होगा यहाँ से। जो ट्रांसफार्मर के अंदर नो लोड टेस्टिंग करते हैं वो रेटेड वोल्टेज पर करते हैं और करंट का मान उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है अपने आप। नो लोड के ऊपर 2 से 5% होता है और यही 2 से 5% है या 2 से 6% है, वही ज्ञात करने के लिए नो लोड टेस्टिंग ज्ञात की जाती है। ओके, यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर है, रेगुलेट वोल्टेज देंगे जितना भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसके अंदर, लो वोल्टेज साइड टेस्ट करते हैं। अब कहोगे लो वोल्टेज साइड टेस्ट क्यों किया जाता है? इसलिए टेस्ट किया जाता है क्योंकि वोल्टेज लो होगी तो करंट हाई होगा। अगर करंट हाई है तो अपने पास जो इक्विपमेंट रहेंगे वो आसानी से उसके वैल्यू को मेजरमेंट कर पाएंगे, क्योंकि मीटर जो रहते हैं उनका फुल स्केल डिफ्लेक्शन ही मान बेटर वैल्यू दर्शा सकता है अपने को। ओके, ये एम्पियर मीटर और ये आ गया वोल्ट मीटर। सेकेंडरी साइड ओपन रखेंगे और ये अपने पास ट्रांसफार्मर में इस प्रकार से होता है। ये R1, X1, ये वैल्यू है R0 की। इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा I W होगा। ये है X0, इसके अंदर जो करंट होगा वो होगा I म्यू। ये रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस होता है IW, ये रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस होता है उसको कंपनसेशन करता है। और ये मैग्नेटाइजेशन करने के लिए ट्रांसफार्मर कोर को, और ये टोटल जो दोनों करंट रहेगा इसको शो करेंगे I0 के द्वारा। और जो आगे I1 करंट जा रहा है ये 0 के तुल्य होगा। ओके, तो सबसे पहले I अपने ज्ञात करते हैं। इधर आपको तो दिखा देता हूँ। ये वोल्टेज है अप्लाइड, यहाँ पर बैक EMF 2 है और यहाँ पर बैक EMF 1 है और ये लाइन शो कर रही है I म्यू को, क्योंकि I म्यू जो रहता है मैग्नेटाइजेशन करंट अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करेगा और ये लेग अपने दिखा रखा है। और ये है I
डब्ल्यू, क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण लॉस होगा तो रेजिस्टेंस के अंदर धारा इन फेज रहती है हमेशा। और जो टोटल बनेगा आई नोट करंट, और ये हो जाएगा अपने पास कोस फाई, थीटा मान लेते हैं। ओके, आई डब्ल्यू जो है रेजिस्टेंस के कारण करंट फ्लो करता है। रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट रहता है वो वोल्टेज के इन फेज में रहेगा, और अपने वोल्टेज के भी इन फेज में दिखा रखा है। और यहाँ पर जो आई म्यू है ये ट्रांसफार्मर की कोर को मैग्नेटाइजेशन करने का काम करता है, और दोनों मिलाकर ये करंट आई नोट बनता है, ये वाला। ओके, और ट्रांसफार्मर के अंदर अप्लाइड वोल्टेज और प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ हो या सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, दोनों के मध्य 180 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट रहता है। ओके, देखते हैं करण। करण इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, यहाँ पर अपने पास आधार क्या है, करण क्या है, करण है अपने पास आई नोट इज इक्वल्स टू, और अंडर रूट आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर। ओके, आई डब्ल्यू और आई डब्ल्यू का मान शो करते हैं, तो इसी प्रकार लिख सकते हैं आई नोट अंडर रूट आई नोट स्क्वायर माइनस आई म्यू स्क्वायर, और आई म्यू का मान ज्ञात करना है तो अंडर रूट आई नोट माइनस आई डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, आई डब्ल्यू का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं तो दूसरा मेथड है आई नोट कोस फाई। ओके, और आई म्यू का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं तो इज इक्वल्स टू आई नोट करंट और साइन फाई। ठीक है, और इसके अंदर ये दो फॉर्मूला ज्ञात कर दी, और आर नोट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आर नोट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन में आई डब्ल्यू, और एक्स नोट के मान ज्ञात करने के लिए वोल्टेज अपॉन में आई म्यू। लिखे जाएगा आई म्यू। ओके, शायद तक किसी प्रकार की क्वेरी नहीं रही होगी अभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेगर के साथ 25 नंबर क्वेश्चन है, मेगर के साथ सामान्य रोधन मापन हेतु रीडिंग का अंतराल कितना होना चाहिए। तो मेगर के द्वारा इंसुलेशन अगर टेस्टिंग कर रहे हैं तो कम से कम रीडिंग तुरंत इंस्टेंट नहीं लेनी चाहिए, रीडिंग लेने में कम से कम 1 मिनट का टाइम लगना चाहिए, 1 मिनट के पश्चात रीडिंग लेनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट के। इसमें मेकर के अंदर देखते हैं प्रेशर कॉइल, प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल, दो प्रेशर कॉइल रहती है, डेनमो प्रकार का मान सकते हैं एक तरह से। होता तो रियलिटी में पीएमएमसी मीटर यानी कि मीटर होता है इसके अंदर, लेकिन दो प्रेशर कॉइल रहती है, एक करंट कॉइल रहती है। ये भी क्वेश्चन काफी बार आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
230 वोल्ट अपॉन में 230 वोल्ट प्राइमरी वोल्टेज अपॉन में 6 वोल्ट सेकेंडरी वोल्टेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से आवेशित किया जाता है। तो द्वितीयक आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? वोल्टेज ट्रांसफार्मर है 230 प्राइमरी वोल्टेज है, 6 वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज है। इस ट्रांसफार्मर को अगर प्राइमरी में 110 वोल्टेज दे देंगे तो सेकेंडरी वोल्टेज कितनी होगी? तो ज्ञात कर लेते हैं। 110 660 अपॉन में 230 तो मान आ जाएगा 2.86। और ट्रांसफार्मर का इसी के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन देखें। वोल्टेज रेगुलेशन क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो देखते हैं। तो के इज इक्वल्स टू सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन में प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन में प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी नंबर्स ऑफ टर्न अपॉन में प्राइमरी नंबर्स ऑफ टर्न, प्राइमरी करंट अपॉन में सेकेंडरी करंट, अंडर रूट इम्पीडेंस स्क्वायर्स सेकेंडरी इम्पीडेंस स्क्वायर्स अपॉन में प्राइमरी इम्पीडेंस स्क्वायर्स। ये ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है। इसी के अंदर प्राइमरी रेजिस्टेंस, प्राइमरी साइड से टोटल रेजिस्टेंस देखें और सेकेंडरी साइड से टोटल रेजिस्टेंस देखें तो अपने को आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा। फॉर्मूला के द्वारा चेक करते हैं इसको। अगर सेकेंडरी रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड भेजेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? R2 इज इक्वल टू R2 अपॉन में के स्क्वायर्स। इधर अभी अपने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अंदर देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेकेंडरी इम्पीडेंस स्क्वायर्स अपॉन में प्राइमरी इम्पीडेंस स्क्वायर्स। तो स्क्वायर हटाएंगे इम्पीडेंस की तो के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के ऊपर लग जाएगी। ओके, तो इसी प्रकार आ गया। रिएक्टेंस देखें, X2 इक्विवेलेंट देखें तो ये आ जाएगा X2 अपॉन में के स्क्वायर्स। और अपने इसके अंदर देखें भी प्राइमरी इम्पीडेंस को ट्रांसफर करें प्राइमरी के अंदर, प्राइमरी इम्पीडेंस के अंदर रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करें या रिएक्टेंस को ट्रांसफर करें तो क्या होगा? R1 इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 गुणा के स्क्वायर, X1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू X1 के स्क्वायर। ठीक है, हो गया क्लियर? क्वेरी है तो बता देना, दोबारा पूरा इक्विवेलेंट टाइप बना देंगे, अपने पूरा सॉल्यूशन करवा देंगे इसी के ऊपर। अगर प्राइमरी साइड से ट्रांसफार्मर का टोटल इम्पीडेंस अपने को देखना है, टोटल रेजिस्टेंस देखना है, तो प्राइमरी साइड से टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे तो R1 की साइड से देखें तो R1 प्लस R2 अपॉन में के स्क्वायर। अगर देखें अपने इसके अंदर प्राइमरी साइड से टोटल रिएक्टेंस X1 इज इक्वल टू X1 प्लस X2 अपॉन में के स्क्वायर। ओके, सेकेंडरी साइड से देखें तो वही फॉर्मूला होगा R2 इज इक्वल टू R1 गुणा के स्क्वायर। रिएक्टेंस देखेंगे सेकेंडरी साइड से टोटल इक्विवेलेंट तो उसका बन जाएगा X2 प्लस X1 गुणा के स्क्वायर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रॉस XLPE केबल का अनुमत प्रचालन तापमान क्या है? तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन जो केबल रहती है इसका प्रचालन तापमान जो रहता है वो 90 डिग्री सेल्सियस रहता है। और PVC कितना टेम्परेचर सहन कर सकता है? तो वो 70 डिग्री सेल्सियस है।
अब इसके अंदर बनेगा अपने क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन का 90 डिग्री और पीवीसी के लिए रहता है 70 डिग्री सेल्सियस। केबल कोर कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले रहता है केबल कोर। केबल कोर, दूसरा रहता है इंसुलेशन, उसके ऊपर की लेयर, तीसरा रहता है मेटालिक शीट, उसके ऊपर रहती है बेडिंग, फिर रहती है आर्मरिंग, फिर रहती है सर्विंग। केबल कोर जो होती है कॉपर या एल्यूमिनियम का यूज करेंगे। अरे कॉपर जो होगा एनेल्ड कॉपर रहता है, और एनेल्ड जो कॉपर रहता है इसका रेजिस्टेंस रहता है 1.72 गुणा 10⁻⁶ माइक्रो ओम सेमी, और जो हार्ड-रोन रहता है उसका होता है 1.78 गुणा 10⁻⁻6 माइक्रो ओम सेमी। ठीक है। केबल कोर का कार्य होता है धारा को कंडक्शन करना। इंसुलेशन के अंदर यूज किया जाएगा इम्प्रेग्नेटेड पेपर हो गया जैसे, और पीवीसी वीआईआर यूज कर सकते हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन भी यूज होता है। ये होता है दो चालकों के मध्य कंडक्शन होने से बचाने के लिए। अब केबल बन रही है तो उसके अंदर 2, 3, 4 कोर तक हो सकती है, ज्यादा कोर भी हो सकता है, मल्टी कोर। तो उन जो कोर होती है उनको आपस में कंडक्शन होने से बचाने के लिए इंसुलेशन यूज किया जाएगा। मेटालिक शीट होती है लेड या एल्यूमिनियम की, जो क्या होती है मॉइस्चराइजेशन ऑब्जर्व नहीं करने देती केबल को। इंसुलेशन मॉइस्चराइजेशन ऑब्जर्व करेगा तो इंसुलेशन क्षमता कम हो जाएगी। बेडिंग का कार्य होता है, बेडिंग के अंदर सन टेप होगी, सेकट टेप, हेसन टेप, इनका यूज किया जाता है। ये मेटालिक शीट की प्रोटेक्शन करती है। आर्मरिंग होता है केबल को मैकेनिकल प्रोटेक्शन देने के लिए, जीआई की हो सकती है, स्टील की हो सकती है। और जो ऑयल फील्ड केबल रहती है उनके अंदर कभी कभी ब्रास की भी यूज की जा सकती है आर्मरिंग। सर्विंग की बात करें तो सर्विंग आर्मरिंग की प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। रेशेदार मटेरियल्स होता है, ज्यादातर मैक्सिमम रेशेदार मटेरियल को यूज किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसी मशीन में निम्न में से किसकी हानि आवृत्ति के वर्ग पर आधारित है? फ्रैक्शन लॉस होता है, उसको आवृत्ति से कोई मतलब नहीं है। कॉपर लॉस जो रहता है लोड के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि I² R। तो ये तो धारा के वर्ग के समानुपाती है, फ्रीक्वेंसी से कोई मैटर नहीं कर रहा। बात के बाद में हिस्टैरिसीस लॉस इज इक्वल टू स्टीनमेज मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की पावर 1.6, फ्रीक्वेंसी, पटलन, वॉल्यूम, वाट के अंदर आउटपुट मिलेगा। एडी करंट लॉस फॉर्मूले की बात करते हैं तो स्टीनमेज मैक्सिमम फ्लक्स की स्क्वायर्स, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, पटलन स्क्वायर्स, वॉल्यूम, वाट के अंदर आ जाएगा। स्टीनमेज सूत्र हो गया, ये तो स्टीनमेज स्थिरांक हो गया, मैक्सिमम फ्लक्स की स्क्वायर होगी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी की स्क्वायर, पटलन उसकी कितनी मोटाई है विड्थ उसकी स्क्वायर, और ये वॉल्यूम आयतन कितना है, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट में पावर में आंसर मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती कौन है? एडी करंट लॉस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन % स्लिप की दर से 4 पोल शॉर्ट सर्किट 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हेतु रोटर धारा आवृत्ति क्या है? पिछले लेक्चर में बताया था, अभी रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए स्लिप गुणा S गुणा F। स्लिप रहती है ये मोटर की सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति अपॉन में सिंक्रोनस गति,
स्लिप आ जाएगी, फ्रैक्शन स्लिप यूज करनी है, ना कि प्रतिशत स्लिप। और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी, ये स्टेटर के अंदर जो सप्लाई देते हैं अप्लाइड फ्रिक्वेंसी या सप्लाई फ्रिक्वेंसी मान सकते हैं। 3% स्लिप है, प्रतिशत में तो 3/100 कर देंगे, फ्रैक्शन स्लिप आ गई अपने पास, गुणा सप्लाई फ्रिक्वेंसी कितनी है 60, 0 से 0 6 18 1.8 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट नाउ। इंडक्शन मोटर है तो थोड़े और फॉर्मूला देख लेते हैं इसके अंदर। जब मोटर स्टैंड स्टिल पोजीशन में होगी, यानी कि स्थिर अवस्था में, स्टैंड स्टिल पोजीशन, और यहाँ पर रनिंग कंडीशन, तो यहाँ पर धारा ज्ञात करने के लिए अपने पास ईएमएफ अपॉन में अंडर रूट रोटर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रोटर रिएक्टेंस का स्क्वायर, धारा फाइंड आउट होगी। रनिंग कंडीशन में ज्ञात करने के लिए स्लिप गुणा ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन में अंडर रूट रोटर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस स्लिप गुणा रोटर रिएक्टेंस, धारा ज्ञात हो जाएगी। और अपने ज्ञात करनी है फ्रिक्वेंसी, इसके अंदर कोस फाई का मान ज्ञात करते हैं। तो कोस फाई का मान ज्ञात करने के लिए इज इक्वल्स टू R2 अपॉन में रूट इम्पिडेंस R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। R2 अपॉन में अंडर रूट रोटर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस स्लिप गुणा रोटर रिएक्टेंस का स्क्वायर। ओके, इस कृषि पानी पंप हेतु उपयोग 100 HP 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज स्टार में जुड़े स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हेतु किस प्रकार के स्टार्टर की सिफारिश की जाती है? तो वो जो स्टार्टर होता है वो स्टार्टर होता है स्टार। ड्यूल स्टार्टर का यूज करते हैं 5 HP तक। ये स्टार्टर जो होता है स्टार्टिंग में मोटर को पूर्ण प्रवर्तन वोल्टेज अप्लाई करता है। इसका यूज, इसके अंदर एक एनवीसी यानी कि नो वोल्ट प्रोटेक्शन कॉइल रहती है। वोल्टेज सामान्य से कम होगा तो प्रोटेक्शन होगी, वोल्टेज कम होगा तो कॉइल के अंदर प्रवाहित करंट कम होगा, जिसके कारण मैग्नेटिक प्रयोजन कम, और ये हैंडल को छोड़ेगी और कॉइल को छोड़ती है और मोटर रुक जाती है। एक होती है ओएलसी ओवरलोड कॉइल, जो कि ओवरलोड के कारण प्रोटेक्शन करती है। स्टार जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, ये 3 से लेकर 15 या 20 HP तक मोटर को स्टार्ट करने के लिए। स्लिपिंग मोटर होती है, उसको रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर 20 HP तक स्टार्ट करने के लिए होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो होता है वो 10 से लेकर 120 HP तक मोटर को स्टार्ट करता है। और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो होता है वो मोटर को 120 से लेकर 425 HP तक मोटर को स्टार्ट करता है। ओके, अभी देखते हैं 100 HP का मोटर है तो अपने ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट नाउ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब लैंप पूर्ण जलता रहता है तो 230 वोल्ट है, 25 वाट का लैंप है, ताप दीप्त टंगस्टन तंतु लैंप का लगभग प्रतिरोध क्या होगा? तो इसके अंदर अपने कल ही एक क्वेश्चन ऐसा सोल्व किया था।
लेकिन प्री चक्र को पूरा समझते हैं, PIRE चक्र को, प्री चक्र को समझते हैं। सबसे पहले पावर के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, वोल्टेज गुणा धारा V²/R, I²R। धारा के लिए देखते हैं, पावर अपॉन में वोल्टेज, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, और धारा का मान इधर लेके जाते हैं तो P/R स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा। ओके, रेजिस्टेंस के लिए देखते हैं, रेजिस्टेंस के लिए V/I या V²/P या P/I²। वोल्टेज के लिए देखते हैं, वोल्टेज इज इक्वल टू I गुणा R, और पावर अपॉन में धारा, थर्ड ऑप्शन बन जाएगा, उधर V²/R था, V² इक्वल के साइड लेके जाएंगे और पावर आएगी तो पावर गुणा रेजिस्टेंस स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा। अब जहां पर भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 होता है 1/G, तो कुछ फॉर्मूले और भी बन जाएंगे, देखना आप ट्राई करना। कोई संयंत्र 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज LT विद्युत आपूर्ति पर 10 घंटे चलता है, जिसमें से कुल लाइट लोड 2.5 किलोवाट एट द रेट 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग पर आर फेज का, तापक लोड 5 किलोवाट एट द रेट यूनिटी पावर फैक्टर पर, वाई फेज और तीन फेज सिंगल कैपेसिटर इंडक्शन मोटर 5 किलोवाट एट द रेट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर है, तो शामिल है। तो कुल लोड हेतु कुल विद्युत खपत क्या है? टोटल पावर कंजप्शन ज्ञात करनी है। यहाँ पर पावर फैक्टर से कहीं गुना तो कर मत लेना, क्योंकि पहले ही ट्रू पावर है, ट्रू पावर कह सकते हैं या एक्चुअल पावर। तो 2.5 किलोवाट है, 10 विद्युत आपूर्ति पर 10 घंटे चलता है, 2.5 तो 10 से गुणा करेंगे 25 किलोवाट, और यहाँ पर अपने पास है 5 गुणा 10 50, और यहाँ पर 5 किलोवाट 50 100 और 125 किलोवाट में है, तो टोटल 125 यूनिट की खपत करेगा। समझ आ गया होगा शायद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। RLC श्रृंखला परिपथ बनाने के लिए प्रतिरोध, क्वेश्चन ये हाफ टाइप हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इस क्वेश्चन को कल करेंगे पहले लेक्चर में। भूमिगत विद्युत केबल में वोल्टेज से संबंधित आवेशी धारा खालिस्तान सदिश स्थिति रखती है। अंडरग्राउंड जो केबल रहती है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें होती है, मीडियम माने या लॉन्ग ट्रांसमिशन, दोनों ही फेरांटी प्रभाव रखती है। फेरांटी प्रभाव के अंदर क्या होता है, कैपेसिटिव गुण के कारण वोल्टेज एडिटिव पोलैरिटी का हो जाता है, तो सेंडिंग एंड की तुलना में रिसीविंग एंड पर वोल्टेज अपने को ज़्यादा मिलती है। उनके बीच में कितना स्पेस होता है, लेकिन अंडरग्राउंड जो केबल रहती है इसके अंदर स्पेस काफ़ी कम होता है और बीच में इंसुलेशन आ जाता है, यानी कि दो चालक प्लेटों के बीच में इंसुलेशन की तरह मान सकते हैं, यानी कि दो कंडक्टर है उनके बीच में इंसुलेशन है, तो कैपेसिटिव गुण बढ़ जाएगा, तो धारा इसीलिए लीड करती है इसके अंदर 90 डिग्री से। ऑप्शन नंबर बी। निम्न विद्युत प्रणाली में किस में फेरांटी प्रभाव देखा जाता है? फेरांटी प्रभाव पहले तो बात है, कैपेसिटिव जो गुण होते हैं वो होते हैं एसी ट्रांसमिशन लाइन में। तो ये लाइटली लोडेड, नो लोड या लाइट लोड की कंडीशन के अंदर जो ओवरहेड मीडियम या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ये प्रभाव देखने को मिलता है। कैपेसिटिव गुण के कारण वोल्टेज एडिटिव पोलैरिटी का होता है। अगर 400 केवी की अपने लाइन माने 100 किलोमीटर की है, तो रिसीविंग एंड सीटों पर अपने को 800 केवी तक की वोल्टेज देखने को मिल सकती है फेरांटी प्रभाव के द्वारा।
इसका ऑप्शन हो जाएगा अपने पास सी, लाइटली लोडेड HVAC ट्रांसमिशन लाइन। और स्किन इफेक्ट होता है फ्रिक्वेंसी के कारण कंडक्टर की कोर पर रन करती है। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के कारण कंडक्टर के इंटरनल कोर के अंदर करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, बहुत कम होता है, न्यूट्रलाइज होता रहता है। लेंज लॉ का बिहेव करता है काम मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो आउटर शीथ के अंदर फ्लो करती है। इसीलिए होलो कंडक्टर हो या स्टैंडर्ड कंडक्टर को यूज करें तो स्किन इफेक्ट कम कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट कम होगा, और स्किन इफेक्ट कंडक्टर के डायामीटर के वर्ग के समानुपाती होगा। उसी प्रकार कोरोना प्रभाव ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो एयर होती है, एयर की ब्रेकडाउन वोल्टेज माने तो मैक्सिमम मान की 30 kV पर सेमी, आरएमएस मान के देखें तो 21.6 kV पर सेमी के हिसाब से। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वोल्टेज काफी हेवी होने के कारण कंडक्टर की एयर के अंदर रन करना प्रारंभ कर देती है, और इसके अंदर बैंगनी कलर का प्रकाश दिखाई देता है। नमी वाला वातावरण होगा, वहां पर ज्यादा होगा थोड़ा। नॉन साइनोसाइडल वेवफॉर्म होती है और ओजोन गैस का निर्माण करती है। ओजोन गैस के कारण चालकों में कोरोजन आएगा और हिसिंग की आवाज इसी कारण देखने को मिलती है। कंडक्टरों का डायमीटर बढ़ाकर और उनके मध्य स्पेस बढ़ाकर कोरोना प्रभाव को कम कर सकते हैं। और फेरेंटी प्रभाव बता ही दिया आपको। प्रोक्सिमिटी इफेक्ट होता है। प्रोक्सिमिटी इफेक्ट के अंदर क्या होता है, ये ट्रांसमिशन लाइन के अंदर होता है। इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जब दो कंडक्टरों के अंदर दो नजदीकी भाग होता है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लिंक करेगा। अगर ये समान डायरेक्शन में है तो जो कंडक्टर, जैसे ये दो कंडक्टर हैं, जैसे ये दो कंडक्टर है समान डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट का मान समान डायरेक्शन में है, तो दोनों कंडक्टरों के बीच में अट्रैक्शन का बल लगेगा। नजदीकी भाग जो होगा जैसे ये, तो इसके अंदर धारा का मान कम रहता है, दूर वाले भागों में अधिक रहेगा। अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का मान फ्लो कर रहा है तो नजदीकी भाग में धारा का मान अधिक रहेगा, दूर वाले भागों में धारा का मान कम होगा। जैसे दूर वाला भाग कंडक्टर की अपोजिट साइड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर। भारत में ऊर्जा संयंत्र में किस इलेक्ट्रिसिटी में मानक वोल्टेज का जन्म किया जाता है? मैक्सिमम ज्यादातर अगर पावर प्लांट की बात करें तो 11 kV के ऊपर वोल्टेज जनरेशन करते हैं। वोल्टेज 6.6 kV, 11 kV, 16.5 kV, 25 kV और 33 kV तक वोल्टेज का मैक्सिमम, अधिकतम से अधिकतम अगर वोल्टेज पूछे तो किस वोल्टेज तक का उत्पादन कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज जिसके ऊपर थर्मल पावर प्लांट या कोई भी पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है, तो वो है मैक्सिमम मान की 33 kV। 33 kV से ज्यादा kV पर वोल्टेज का उत्पादन नहीं कर सकते। और थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो सबसे पुराना थर्मल पावर प्लांट है हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट, और सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश के अंदर विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये 4760 मेगावाट की पावर पैदा करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए परिपथ में दर्शाया गया है, क्या ये ट्रांसफार्मर लग रहा है आपको, या ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट है, या इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है, या डीसी मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है? एक्सम रिएक्टेंस दिया गया है तो डीसी मोटर का तो नहीं हो सकता। ट्रांसमिशन लाइन का भी रिएक्टेंस के कारण हो सकता है लेकिन स्लिप नहीं होगी। रिएक्टेंस S गुणा X2 दर्शाया गया है, स्लिप तो ट्रांसफार्मर में भी नहीं होगी, तो ऑप्शन हो जाएगा अपने पास सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38। विद्युत ऊर्जा केबल में चालकता हेतु तांबे का प्रयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है। एनेल्ड कॉपर का यूज किया जाता है। एनेल्ड जो कॉपर है इसकी रेजिस्टिविटी होती है 1.72 गुणा 10
की पावर -6 माइक्रो ओम सेमी, और जो हार्ड ड्रॉन कॉपर होगा उसकी होती है 1.78 गुणा 10 की पावर -6 ये माइक्रो गलत लिख दिया, अगर 10 की पावर लगा दी तो 10 की पावर -6 ओम सेमी। और सीधा कॉपर के बारे में देखते हैं तो वो अपने कैलकुलेशन के अंदर यूज करते हैं, तो 1.74 गुणा 10 की पावर -6 ओम सेमी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39, जब लेड एसिड बैटरी पूर्ण आवेशित होती है तो आवेशित प्लेट का रंग होता है। पॉजिटिव प्लेट अगर आवेशित बैटरी फुल चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट का कलर होगा डार्क चॉकलेट यानी कि भूरा। ओके, नेगेटिव प्लेट का होगा डार्क ग्रे चार्जिंग कंडीशन के अंदर। इसके अंदर पॉजिटिव जो प्लेटों की संख्या होती है, पॉजिटिव प्लेट इज इक्वल्स टू नेगेटिव प्लेट -1 के तुल्य होती है। यानी कि धनात्मक प्लेटों की संख्या नेगेटिव प्लेट की संख्या से कम होती है, और धनात्मक प्लेटों की संख्या कम होने के साथ साथ जीवन काल भी नेगेटिव प्लेट की तुलना में आधा रहता है। और इसके अंदर मजबूती बढ़ाने के लिए अपने एंटीमनी मिलाते हैं। प्लेटों की मजबूती बढ़ाने के लिए एंटीमनी मटेरियल का यूज किया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोलह एम्पियर सी टाइप एमसीबी का शॉर्ट सर्किट करंट का मूल्य कितना होगा? निर्धारित रेशियो में 10 किलो एम्पियर है। 10 किलो एम्पियर तक शॉर्ट सर्किट करंट का मूल्य 10 किलो एम्पियर तक रहेगा। इस क्वेश्चन को चेक करो। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग दी गई है, इसमें माप क्या है? देखो, इसके अंदर पहला पॉइंट आ गया, ये शो कर रहा है 1 को, ये दूसरा पॉइंट आ गया 2, लिख रहा हूं वैसे में 2, और ये नीचे आ गया आधा यानी कि 2.5 प्लस इधर मान शो कर रहा है 35, 36, 37, 38 प्लस 38 यानी कि ये पॉइंट का मान दिखा रहा है, तो 2.88 mm। ये माइक्रोमीटर जो होता है ये 1 mm का 0 पॉइंट न्यूनतम इतना मान पड़ सकता है। चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 42, घर में प्रयुक्त सामान्य इलेक्ट्रिकल फैन रेगुलेटर में मुख्य एलिमेंट्स कौन से होते हैं? तो घर के फैन जो होता है उसके अंदर मेन एलिमेंट रहता है ट्राइप और डायोड। ओके, और इसके अंदर बात करते हैं एफईटी जो रहती है यूनिपोलर होती है। इलेक्ट्रॉन या होल, इलेक्ट्रॉन और होल नहीं, इलेक्ट्रॉन या होल में से किसी एक के कारण ये एफईटी प्रचालित होती है। यूनिपोलर डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल्ड है एलिमेंट है। मॉसफेट की बात करते हैं, मॉसफेट भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, मॉसफेट भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, यूनिपोलर डिवाइस है, डीसी करंट को बाई डायरेक्शनल फ्लो करवा सकती है।
SCR जो है ये है यूनिलेटरल एलिमेंट, 3 टर्मिनल्स रहते हैं, एनोड, कैथोड, गेट। FET के अंदर टर्मिनल रहेंगे गेट, ड्रेन, सोर्सेस, मॉसफेट में भी सेम एलिमेंट, और SCR के अंदर एनोड, कैथोड, गेट। डायक AC के पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी साइकिल के अंदर ऑपरेट हो सकता है। ये दो लेयर 3 लेयर और 2 जंक्शन वाली डिवाइस है। बात करते हैं ट्राइक की। ट्राइक का जो कंस्ट्रक्शन रहती है, 2 SCR कनेक्टेड विद एंटी पैरेलल, यानी कि 2 SCR को विपरीत पोलरिटी के साथ अगर जोड़ेंगे तो एक ट्राइक का निर्माण होगा। उनके एनोड गेट को एक साथ जोड़कर गेट टर्मिनल का निर्माण कर देंगे। ये बाइलेटरल एलिमेंट है। बात करते हैं IGBT, FET और MOSFET का मॉडिफाइड रूप, इंसुलेटर गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अब बात करते हैं MOSFET जो होता है ये 100 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक ऑपरेट हो सकता है। SCR 200 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक ऑपरेट हो सकता है। ट्राइक 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक ऑपरेट हो सकता है। IGBT 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक ऑपरेट होगा। फ्रीक्वेंसी काफी बार एग्जाम्स के अंदर आती है तो पूछ लेता है उसके अंदर, तो देखते हैं इनके बारे में थोड़ा। ओके, वोल्टेज कंट्रोल हो गया। GTO की बात करते हैं। जो GTO रहता है, गेट टर्न ऑफ स्विच। GTO को चालू करने के लिए GTO एक एलिमेंट है जिसको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, वो भी गेट टर्मिनल पर सप्लाई देकर। GTO को ऑन करने के लिए गेट के ऊपर पॉजिटिव सिग्नल हाई एम्पलीट्यूड के साथ लो पावर की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड जो रहता है वो हाई होना चाहिए, हाई वेव के साथ। और ऑफ करने के लिए गेट के ऊपर नेगेटिव गेट सिग्नल के साथ हाई एम्पलीट्यूड और लो पावर की रिक्वायरमेंट रहती है चालू और बंद करने के लिए। चालू करने के लिए पॉजिटिव गेट के साथ हाई एम्पलीट्यूड वाला लो पावर, और ऑफ करने के लिए नेगेटिव गेट सिग्नल के साथ हाई एम्पलीट्यूड और लो पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। फोर्टी 43 नंबर क्वेश्चन है, रेटेड करंट इन में बी अभिलक्षण के MCB में तुरंत विद्युत कटना क्या है? व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग करंट ऑफ बी कैरेक्टरिस्टिक्स MCB इन द रेटेड करंट। यानी कि रेटेड करंट को MCB का मान ले अपने आ गया 10। ओके, अब वो MCB कितना गुना जो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू कितनी चली जाए कि वो ट्रिप हो जाए। तो MCB ये A सीरीज की जो MCB होगी, B सीरीज की MCB होगी, C सीरीज की MCB होगी और D सीरीज की MCB होगी। A की वैल्यू होती है 1 से 3, B की होती है 3 से 5, C की होती है 5 से 10, D की होती है 10 से 12। जिस प्रकार सभी के अंदर मान लेते हैं भी जो रेटेड करंट है वो है 10 एम्पियर्स, तो MCB A जो है वो 10 से लेकर 30 एम्पियर के बीच में फॉल्ट या ओवरलोड करंट जो मान सकते हैं वो इंस्टेंटेनियस जब होगा 10 से 30 एम्पियर के मध्य, तो MCB A सीरीज की MCB ट्रिपिंग करेगी। B सीरीज की 30 से 50 एम्पियर के बीच में ट्रिपिंग करेगी, C की 50 से 100 एम्पियर के बीच में ट्रिपिंग करेगी और D सीरीज की MCB 100 से लेकर 120 एम्पियर के मध्यांतर में ट्रिपिंग करेगी।
जब इन सभी का लोड करंट, रेटेड जो करंट होता है वो अगर 10 एम्पियर हो तो। ओके, एमसीबी के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कुछ। तो एमसीबी की नोब के हिसाब से भी इनकी कुछ वैल्यू रहती है। अगर रेड एमसीबी है, उसकी नोब अगर रेड है, अगर ब्लू है तो ग्रीन है तो, और ब्लैक है तो। रेड कलर की एमसीबी है तो अपने उसके बारे में कहेंगे कि ये आइसोलेटर है। ओके, ब्लू कलर जो होगी ये मोटर्स के लिए यूज होगी। ग्रीन जो होगी लाइट लोड के लिए, हाउसिंग की लाइट, वैसे नहीं भी 10 एम्पियर है तो मतलब कम लोड के लिए, कम लोड के नहीं, घरेलू के लिए, डोमेस्टिक लोड के लिए। और ब्लैक कलर की होगी वो डीसी के लिए यूज की जाती है। ओके, अब अपने देखते हैं इनकी नोब के आधार पर। अगर एक नोब की एमसीबी है, नोब की रहती है, 2 नोब की रहती है, 3 नोब की रहती है, और 4 नोब की रहती है। 1 नोब की होगी तो घरेलू लोड के लिए, 2 नोब की है तो आइसोलेटर आ गया, फेज और न्यूट्रल दोनों को एक साथ कटे करेगा। 3 नोब है तो ये हो गया 3 फेज, बैलेंस लोड के लिए। और 4 नोब की है तो 3 फेज अन बैलेंस लोड के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 फेज स्टार में जुड़े प्रतिरोधी लोड में 20 एम्पियर फेज करंट है। यदि डेल्टा वैसे ही प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है और वैसे ही 3 फेज वोल्ट से जुड़ा हुआ है तो फेज करंट क्या होगा। अब देखते हैं, अगर स्टार में धारा आई है तो डेल्टा में सभी पैरामीटर समान रहने पर धारा का मान 3i हो जाएगा। अगर पावर P है तो डेल्टा में 3P हो जाएगी पावर। ओके, तो अभी धारा का मान 20 एम्पियर है स्टार के अंदर, फेज करंट है 20 एम्पियर का। फेज करंट और लाइन करंट इक्वल होगा। लाइन करंट मान लेते हैं इसे 20 एम्पियर, तो डेल्टा के अंदर 60 एम्पियर हो जाएगा। और 60 एम्पियर है तो स्टार में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 VPH फेज वोल्टेज के तुल्य होगा। करंट, लाइन करंट और फेज करंट तुल्य होंगे। डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के तुल्य होगी, और स्टार के अंदर डेल्टा के अंदर लाइन जो करंट रहता है वो फेज करंट से √3 गुना अधिक रहता है। तो 60 के अंदर 1.732 से डिवाइड कर देंगे अपने को, डेल्टा के अंदर करंट फाइंड आउट हो जाएगा 1.732, 34.64 एम्पियर्स। ओके, चलो इसके अंदर थोड़ा और देख लेते हैं अपने। एडिट मोड, ये स्टार सर्किट है, ये आर फेज है, ये वाई और ये बी फेज है। ये जो करंट चल रहा है ये आई आर हो गया लाइन करंट, और ये है न्यूट्रल्स। और 2 फेजों आर और वाई के मध्य अभी देखते हैं लाइन वोल्टेज का संबंध। लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू, लाइन वोल्टेज अपने पास क्या रहेगी, वी आर और वाई। ओके, लाइन वोल्टेज और क्या बन सकती है, वी वाई और बी इज इक्वल टू वी आर बी के मध्य जो वोल्टेज का संबंध अपने को दिख रहा है वो है लाइन वोल्टेज। फेज वोल्टेज देखते हैं VPH,
इज इक्वल टू VRN, वोल्टेज R और न्यूट्रल्स के बीच में अगर कोई वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे तो वो फेज वोल्टेज है। VY और N के मध्य जो वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे वो भी फेज वोल्टेज है। VBN के मध्य देखेंगे वो भी फेज वोल्टेज है। लाइन करंट का संबंध देखते हैं। लाइन करंट इज इक्वल टू IR IY और IB, ये सब लाइन वोल्टेज के तुल्य हैं। PR फेज की एक जो लाइन आ रही है इसके अंदर जो करंट आएगा वो लाइन करंट होगा। फेज करंट का संबंध देखते हैं तो फेज करंट के अंदर IRN IYN और IBN के मध्य जो संबंध है वो फेज करंट है। अब कहोगे आप भी फेज करंट और लाइन करंट जो है स्टार में समान रहेगा, तो समान ही रहेगा। लाइन करंट है वो ये आ गया इस सर्किल के बीच में। लाइन करंट भी इसी ये कॉइल माने या रेजिस्टेंस माने या इंपीडेंस के अंदर से फ्लो करेगा। और जो आर कॉइल से करंट आया आर फेज से होते हुए यहां से रन करेगा और इधर न्यूट्रल में चला जाएगा, वो भी तो सेम है। पाथ कोई दो थोड़ी है, इससे डिवाइड हो गया, सेम पाथ है तो इसी से आएगा। और न्यूट्रल में जो करंट चला जाएगा वो फेज करंट होगा। और इधर चला जाए या इधर चला जाए, फ्लो तो इस ZR इंपीडेंस के अंदर से कर रहा है। ओके, अब समझते हैं स्टार सर्किट का। स्टार का समझ लिया, डेल्टा का समझते हैं। सेव लेटर। ये R, B और Y, ये तीन लाइनें हैं। ये इंपीडेंस हैं तीन, ये ZR, ZY और ZB। ओके, लाइन वोल्टेज का संबंध देखते हैं। लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू VR और Y के मध्य, VY और B के मध्य, VR और B के मध्य जो संबंध है वो लाइन वोल्टेज का संबंध रख रही है। फेज वोल्टेज के बारे में संबंध देखते हैं तो VR और Y, VYB, VRB का संबंध। आपको कैसे R और Y और B के मध्य जो आपस में किन्हीं दो लाइनों के बीच में वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे वो लाइन वोल्टेज है। और अब कोई ZR इंपीडेंस ले लिया, अब इस इंपीडेंस के जो सिरों पर जो वोल्टेज होगी वो है फेज वोल्टेज। तो ये दोनों सेम ही तो हुई ना, इसीलिए डेल्टा सर्किट के अंदर लाइन और फेज वोल्टेज दोनों सेम रहती है। लाइन करंट की बात करते हैं। लाइन करंट IR फेज से जो करंट फ्लो करेगा लाइन करंट, IY फेज से और IB फेज से जो करंट फ्लो करेगा वो लाइन करंट है। फेज करंट का क्या संबंध है? अब स्पेसिफाइड कॉइल, स्पेसिफाइड इंपीडेंस के अंदर से जो करंट फ्लो करेगा वो फेज करंट होगा। जिस प्रकार IRY, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो करंट फ्लो करेगा वो फेज करंट है। IY और B
वाई फेज की एक वाई और ये इंपेडेंस, इसके मध्यांतर जो करंट फ्लो करेगा वो फेज करंट है। इसी प्रकार आई आर और बी, इंपेडेंस जेड आर और ये दो पॉइंट जो है आर और बी के मध्य जो स्पेसिफाइड कॉइल है इसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा वो फेज करंट है, न कि यहां से आकर ऐसे जाए वो करंट फेज करंट माना जाएगा। इस कॉइल से जो करंट फ्लो कर रहा है वो जेड आर कॉइल के मध्यांतर से फ्लो कर रहा है। ये जेड वाई फेज का जो इंपेडेंस है इसके मध्य से फ्लो करेगा फेज करंट, इस स्पेसिफिक इंपेडेंस के मध्य से करंट फ्लो करेगा वो फेज करंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि तांबे की प्रतिरोधकता 1 तो एल्यूमीनियम से तुलना करने पर प्रतिरोधकता क्या होगी? कॉपर की कंडक्टिविटी होती है 98%, 90% और एल्यूमिनियम की रहती है 61%, 60.6% रहती है। राउंड फिगर के अंदर 61% मान लेते हैं, या 60% या 61%। यूरेका की जो रजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस कितना होता है, रजिस्टिविटी मान सकते हैं। माइक्रो ओम सेमी के अंदर जितनी वैल्यू बताऊंगा माइक्रो ओम सेमी के अंदर होगी। यूरेका के अंदर होती है 49, जर्मन सिल्वर के अंदर 20.2, आयरन के अंदर 9.8, मरकरी के अंदर 44 से 48 के मध्य, और मरकरी के अंदर 95.8, नाइक्रोम के अंदर 108.5, प्लेटिनम के अंदर 11.4 से लेकर 15.5 तक, निकल के अंदर 7.8, टंगस्टन के अंदर 5.5, टीन के अंदर 11.6, लेड के अंदर 21.4, जिंक के अंदर 6.4, एल्यूमिनियम के अंदर 2.69, सिल्वर के अंदर 1.64, कॉपर के अंदर 1.74, एनिल्ड के अंदर आपको बताया था 1.72 और हार्ड रोन के अंदर 1.78। इसका एवरेजली 1.74 ही मानते हैं हमने, मिक्स्ड जो कॉपर मानते हैं जिसे। तो ये इनकी हो गया, ये है ये जैसे यूरेका का 49 आपको बताया रजिस्टिविटी, तो ये माइक्रो ओम सेमी के अंदर है। ओके, टेम्परेचर की बात करें तो यूरेका 1210 से 1300 डिग्री सेल्सियस के मध्य सहन करेगा। जर्मन सिल्वर 1020 डिग्री के आसपास मेल्टिंग पॉइंट रहता है। आयरन का 1527 डिग्री सेल्सियस। मरकरी के अंदर, इसके अंदर आपको वोल्टेज भी बतानी है, मरकरी की बताऊंगा। नाइक्रोम के अंदर 1400 डिग्री सेल्सियस। प्लेटिनम के अंदर 1774 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन का 3400 से लेकर 3422 डिग्री सेल्सियस। टिन का रहता है 230 डिग्री सेल्सियस। लेड का रहता है 3 to 9 डिग्री सेल्सियस। जिंक का रहता है 420 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम का 671 डिग्री सेल्सियस। सिल्वर का 961 डिग्री सेल्सियस।
कॉपर का 1083 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट मानते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मिक्सड मटेरियल के अंदर जर्मन सिल्वर आ गया, जैसे नाइक्रोम आ गया और यूरेका आ गया। यूरेका के अंदर बात करें तो अपने 60% तो कॉपर रहता है, 60% कॉपर, 40% निकल रहता है। ओके, लिख लेना आप जैसे जैसे बोल रहा हूँ। जर्मन सिल्वर के अंदर 60% कॉपर, 25% जिंक, 15% निकल, मैग्नीन आ गया। मैग्नीन के अंदर 84% कॉपर, 12% मैग्नीन और 4% निकल रहता है। नाइक्रोम के अंदर 80% निकल, 20% क्रोमियम। क्रोमियम इस धरती की सबसे कठोरेस्ट धातु होती है, मजबूत टंगस्टन, हल्की सबसे लिथियम। ओके, जनरल नॉलेज ही बताया आपको, वैसे इसके अंदर कोई मानते हैं अपने। ब्रास के अंदर बात करें 70% कॉपर, 30% जिंक। ब्रॉन्ज की बात करें तो 88% कॉपर, 12% टीन और गन मेटल की बात करें तो 88% कॉपर, 10% टीन और 2% जिंक मिलाया जाता है। और मेल्टिंग परसेंट जो मेल्टिंग होता है वो 900 डिग्री कॉपर ब्रास का और 950 डिग्री फास्फोरस ब्रॉन्ज का। ओके, चलते हैं अपने उसी क्वेश्चन पर। मोटर टर्मिनल यूवीडब्ल्यू के साथ स्टार में जुड़े स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का मूल्य प्रतिरोध रोधन यूवी। अब आप कहोगे यूवीडब्ल्यू यू क्यों लिखा हुआ है? अपने कोई कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के टर्मिनल्स दिखाने के लिए T1, T2 और T3 टर्मिनल्स यूज में लेते हैं। लाइन को दिखाने के लिए L1, L2, L3 जिसे स्टार्टर हो गया उसके अंदर, और वाइंडिंग का क्रम दिखाना हो तो UVW यूज में लेते हैं। फेज को दिखाने के लिए RYB को यूज में लेते हैं। रोधन प्रतिरोध U और V के मध्य 0 मेगा ओम लिखने के यहाँ पे, VW के मध्य 0 और UW के मध्य 0, U और E के मध्य 200 मेगा ओम, VE के मध्य 200 मेगा ओम और WE के मध्य 200 मेगा ओम। मतलब जो न्यूट्रल्स पॉइंट है वो अर्थ के साथ जोड़ा गया है और इसके अंदर इंपीडेंस दिखा रहा है 200। तो ये वाइंडिंग, मोटर का वाइंडिंग खुला हुआ है, मोटर का वाइंडिंग शॉर्ट हो गया, मोटर ठीक नहीं, मोटर ठीक कंडीशन में है तो मोटर का इंसुलेशन रोधन काम नहीं कर रहा है, तो मोटर का इंसुलेशन फेलियर बताएंगे अपने इसके अंदर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत तकनीक के शमन हेतु खालिस्तान का प्रयोग करके सबसे स्टिक विधि है। कौन सा एक्सटिंग्विशर यानी कि यूज करना चाहिए? अगर फायर अर्थिंग है तो फोम का यूज करेंगे तो बिल्कुल भी झटका लगेगा क्या, हालत हो जाएगी खराब। पानी भी यूज में नहीं ले सकते। पीवीसी पाउडर कोई फायर एक्सटिंग्विशर होता ही नहीं है। और CO2 यूज करेंगे या हेलोन टाइप या CTC प्रकार के अग्निशामक यंत्र यूज में लेते हैं। लाइट में पानी में विद्युत लाइट की फिटिंग हेतु परीक्षण खालिस्तान डिग्री का होना चाहिए। IP वर्ड यूज हुआ है, I और P। IP की फुल फॉर्म है इग्रेस प्रोडक्शन। फर्स्ट अक्षर शो करता है सॉलिड को, सेकंड अक्षर शो करता है लिक्विड को। तो अपने लिक्विड में यूज कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन बेटर होनी चाहिए, तो 68 IP प्रोटेक्शन का। वाटर के अंदर को यूज कर रहे हैं तो 68 की
लाइट फिटिंग, इलेक्ट्रिकल लाइट फिटिंग के अंतर्गत यूज किया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोर बैलेंसिंग करंट ट्रांसफार्मर के सिद्धांत का प्रयोग खालिस्तान में किया जाता है। सर्किट ब्रेकर हैं ये सभी, एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर, 660 वोल्टेज रेटिंग तक और 160 एम्पियर तक ये एसीबी यूज आती है, और ये रेलवे के अंतर्गत, रेलवे में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। वीसीबी 33 केवी तक यूज की जाती है। इसमें करंट चॉपिंग मेन प्रॉब्लम रहती है। ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर उदासीन धारा और लाइन धारा के सदिश योग के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यही कोर बैलेंसिंग करंट ट्रांसफार्मर है, के सिद्धांत पर कार्य करती है। एमसीसीबी मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर 100 एम्पियर, एमसीबी का मॉडिफाइड रूप मान सकते हैं, ज्यादा एम्पियर रेटिंग के लिए यूज किया जाता है। ओसीबी के अंदर ए ग्रेड का ऑयल यूज किया जाता है, 11 केवी से लेकर 110 केवी तक यूज किया जाता है, और 1200 एम्पियर्स तक 100 हर्ट्ज के लिए यूज करते हैं। इसीलिए डीसी के अंदर भी इसको यूज में ले सकते हैं ओसीबी को। एबीसीबी अर्थ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, इसमें ब्लास्ट का मतलब ये काफी दूर तक अगर कोई काम कर रहा है तो इसमें तेज पिच की आवाज आती है, मतलब काफी दूर तक सुनाई देती है ये ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। 11 केवी से लेकर 1100 केवी तक यूज में लेते हैं इसको। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 36 केवी से लेकर 765 केवी तक यूज में लेते हैं। और ये जिस टाइम गंधहीन होती है, नॉन टॉक्सिक गैस होती है इसके अंदर, और इसके अंदर जब ये गैस यूज होती है तो SF4 और SF2 दो भागों में विघटित हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई लेक्चर लगाएंगे तब भी पूरे डीपली से करेंगे वो, अभी तो नॉर्मली रिवीजन क्वेश्चन देख रहे हैं इसरो के। नीचे दिए गए प्रसिद्ध अभिलक्षण वक्र खालिस्तान से संबंधित है। द फेमस कैरेक्टरिस्टिक कर्व बिलो इज रिलेटेड टू। ये कर्व किसका शो कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और चुंबकीय शक्ति। लाइटनिंग का है ये, जो आसमान से हाईएस्ट पिक पॉइंट पर गिरती है। ये अल्टरनेटर एफिशिएंसी का कर्व है या स्विंगिंग कर्व है? स्विंगिंग कर्व। ये है विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर्व शो कर रहा है। हिस्टेरेसिस कर्व भी कहते हैं अपने इसको, क्योंकि कितनी स्टार्टिंग में अपने कितनी विद्युतिक चुंबकीय शक्ति लगाई, और ये वर्जन मैग्नेटिक मटेरियल है। ये डॉट जो शो कर रहा है यहाँ से शुरू हो रहा है, तो वर्जन मैग्नेटिक मटेरियल है। विद्युतिक चुंबकीय शक्ति बढ़ाते गए, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। इसके बाद चुंबकीय शक्ति जीरो कर दी, लगाया गया फोर्स जीरो कर दिया, तो यहाँ तक जो ये पॉइंट शो कर रहा है ये मैग्नेटिक कोरोसिव रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है। ये कर्व शो कर रहा है कितनी देर तक, कितनी मात्रा, कितनी समय तक लगाई, और ये धीरे धीरे, ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता। भी यहाँ पर अपने रोक देंगे तो नेगेटिव में सैचुरेशन पॉइंट तक जाएगी, और ये साइकिल प्रति साइकिल कंजप्शन एनर्जी के मान को शो करता है। हिस्टेरेसिस का फॉर्मूला आपको बता ही दिया, स्टीनमेज स्थिरांक, मैक्सिमम फ्लक्स की पावर 1.6, फ्रीक्वेंसी और पटलान, वाट में आ जाएगा आंसर। ओके दोस्तों, किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। सभी क्वेरियों को एक साथ लेकर संडे के दिन एक क्लास लगाएंगे, जिसके अंदर पूरा कंप्लीट देखेंगे उन क्वेरियों को भी, उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। वीडियो को, चैनल को अपने दोस्तों तक भेजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए, सपोर्ट कीजिए यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर, और अभी 1-2 दिन में चालू कर देंगे अपने 1000 क्वेश्चन सीरीज को। ओके, थैंक यू, टेक केयर।